Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil at Home. Share and subscribe for innovative civil engineering. तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस ईयर जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे 5 पर आज हम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डे 5 पर आ गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आज आपने ये 10 क्वेश्चन देख लिए तो आज आपके 50 क्वेश्चन जरूर पूरे हो जाएंगे, जरूर आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का ये रहा कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपसे पूछ रहा है जो हमारे स्टेटमेंट है सारे टाइप के, इसी टाइप के आज के क्वेश्चन सारे होंगे। ये क्वेश्चन कब आया था? जितने भी आज के सारे क्वेश्चन हैं वो 2016 में आए हैं। 16 एसएससी जेई के पेपर से आए हैं जो 2007 में हुआ था हमारा क्वेश्चन। तो आज ये देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है? द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम साइज इज 4.75 mm। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.75 एंड मिनिमम साइज इज 0.75। अब दोस्तों यहाँ पर पहली बात मैं आपको क्या क्लियर कर देता हूँ, जब भी हमारी 4.75 mm की जो सीव होती है उससे उसके ऊपर अगर हमारा 50% बाई वेट जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड जो भी ले रहे हैं, 4.75 की सीव पर जो 50% हमारा मटेरियल रिटेन्ड हो जाता है उसके ऊपर, मतलब रुक जाता है 4.7 mm की सीव पर, उसे हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। जो भी हमारा कोर्स साइज होता है, कोर्स एग्रीगेट कुछ भी होता है, अगर वो 4.75 mm की सीव से 50% पास हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी क्लियर होगी। और यहाँ पर ये बात है 75 mm से 4.75 mm होता है कोर्स एग्रीगेट का साइज। उसके बाद जो जब भी साइज 75 mm से ज़्यादा होता है उसे हम साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं। ये बहुत नोट कर बात याद रख लीजिए दोस्तों, साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं जिनका साइज 75 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी यहाँ पर इसकी। और मिनिमम साइज मैंने आपको बता दिया है कैसे मेज़र करते हैं जब भी 4.75 mm से ज़्यादा 50% पास हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है? द मटेरियल हैविंग द पार्टिकल ऑफ साइज वेरिंग 0.6 mm टू 0.002 mm सिल्ट। मतलब उसे सिल्ट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि जो सिल्ट का मिनिमम साइज होता है वो 2 माइक्रोन होता है और यहाँ पर 0.002 mm को माइक्रोन ही कहते हैं। इसका तो जो राइट आंसर वो क्या है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये क्वेश्चन आया था हमारा 2016 के एसएससी जेई के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि डेली रिवीजन यहाँ पर इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट which test for its fineness should not be any residue on IS number सीव नंबर मोर देन। आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि जो भी हमारी क्या है, हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है उसका अगर हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं उसका जो रेसिड्यू है, जो उसका बचा हुआ मटेरियल है वो आईएस नंबर की सीव पर कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंस टेस्ट जो होता है वो परमेबिलिटी मेथड से भी होता है। इसको एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, इसको जरूर याद रखिए। फाइनेंस टेस्ट किससे होता है? और सबसे पहली बात, जो सीव नंबर होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी सीव नंबर क्या होता है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ सीव नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। जो पर इंच होती है हमारे किसके अंदर, जो हमारी सीव होती है उसके जो पर इंच के अंदर जितने भी उसके अंदर होल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सीव नंबर, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी सीव नंबर क्या होता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या है ये? आपसे वही पूछ रहा है कि रेजिड्यू सीव नंबर 9 पे कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 10% से ज़्यादा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का अगर हम फाइनेंस टेस्ट कर रहे हैं तो सीव नंबर 9 पर 10% से ज़्यादा उसका रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जरूर क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2016 के पेपर में आया था, जो 2017 में हुआ था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द कंकरेंट मिक्स हार्श। इनसफिशियंट मतलब अगर हम उसमें इनसफिशियंट जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम पानी डालते हैं सीमेंट कंक्रीट के अंदर, तो हमारा कंक्रीट कैसा होता है? मिक्स। जो कंक्रीट मिक्स होता है वो हार्श मतलब रफ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा हार्श हो जाता है क्योंकि जब उसमें वो कैसा होगा? सूखा रह जाएगा। जब उसमें हमारी जो क्वांटिटी होगी वाटर की वो उसमें सफिशेंटली नहीं होगी तो जो मिक्स होगा वो कैसा हो जाएगा? हार्श हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये वाला हमारा ऑप्शन।
अगला ऑप्शन देखते हैं इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर वेक इन वर्केबल। बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारा कंक्रीट के अंदर वाटर क्वांटिटी की अमाउंट कम होती है, इसका मतलब क्या होता है, वर्केबिलिटी उसकी कम होती है। वर्केबिलिटी क्या होती है, किसी के इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी कंक्रीट की जो उसको सेल्फ कॉम्पैक्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, उसे वर्केबिलिटी कहते हैं। उसके बाद इंटरनल फोर्स होता है जो हमारा क्या करता है, उसको सेल्फ कॉम्पैक्ट कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी। अब जब वाटर के अंदर पानी कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है, वो मिक्स कैसे हो जाएगा, अनवर्केबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द सेग्रीगेट। बिल्कुल सही बात है, सेग्रीगेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है जब भी हमारा कोई कंक्रीट होता है उसके जो मटेरियल होते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट जो भी होता है वो सारे अलग अलग हो जाते हैं वाटर अमाउंट के बाद। तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारी एक्सेसिव मतलब जो हमारी वाटर क्वांटिटी है उसको ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका भी सही आंसर है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये आपको यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जरूर क्लियर होंगे। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इसी तरीके से रिवीजन करेंगे सारे एग्जाम्स का। आपका कोई भी फीडबैक हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्या ढूंढना है, हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, अ रिच मिक्स कंक्रीट पोजेसेस हायर स्ट्रेंथ देन दैट आर लीन मिक्स ऑफ डिजायर वर्केबिलिटी विद एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये आपसे क्या पूछ रहा है, जो हमारा रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट होता है उसकी हायर स्ट्रेंथ होती है किसके अपेक्षा, किसके मुकाबले, जो हमारा लीन मिक्स ऑफ डिजायर वर्केबल कंक्रीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है विद क्वांटिटी ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये बिल्कुल दोस्तों गलत बात है, क्योंकि जो हमारा लीन मिक्स कंक्रीट होता है अगर उसके अंदर डिजायर वर्केबल है, ठीक है दोस्तों, चाहे उसकी वाटर अगर उसमें एक्सेसिव है तो वो क्या होगा, वो हायर स्ट्रेंथ करेगा। क्योंकि जब भी हमारा वाटर के अंदर हम इंक्रीज करते हैं किसकी अमाउंट, स्ट्रेंथ, वाटर की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, उससे उसकी वर्केबिलिटी पर तो इफेक्ट जरूर होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज एट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो। अब इसमें अगर हम वाटर की अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारा कंक्रीट होगा वो कैसा हो जाएगा, सीमेंट की अमाउंट तो कम हो जाएगी उसमें और वाटर की ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज ही हो जाती है। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, द वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 0.5 mm द इंक्रीज इज वर्केबल नॉट कोज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं करेगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जो हमारी इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है। गुड कॉम्पैक्शन बाय द मैकेनिकल वे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा वाइब्रेशन से हम क्या करते हैं उसको कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, 2016 में आया था, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या होता है, जब भी हमारे उसके इंग्रेडिएंट, जो हमारे हाइड इंग्रेडिएंट होते हैं, जो बोगस कंपाउंड होते हैं जैसे C3S, C2S और C2S क्या करते हैं, बोगस कंपाउंड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, दोनों ही स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या है, द कंक्रीट क्यूर एट टेम्परेचर बिलो द 20 डिग्री गेन द स्ट्रेंथ अप टू 20 डेज। बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारा टेम्परेचर होगा 23 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी 28 दिन तक गेन होती रहेगी। क्यूर्ड मतलब क्या होता है, जिसे हम आसान भाषा में वो भी कहते हैं, तराई भी कहते हैं, सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, द कंक्रीट डज नॉट सेट एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, जो हमारा कंक्रीट होता है वो सेट नहीं होता फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे मटेरियल मिक्स करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या, ऑल ऑप्शन आज करेक्ट। ये बात आपको जरूर क्लियर हुई होंगी किस किस वजह से क्या होता है। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पूछ रहा है, वो हमारी कैसे अकर होती है। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारा सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, द रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टर इट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज रेट। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग के दिनों में जो होती है सीमेंट की स्ट्रेंथ, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है कुछ अमाउंट तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ तो गेन करता है, उसकी जो अमाउंट होती है, रेट जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ जरूर गेन करता है। ये बिल्कुल क्या है, हमारा गलत बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो हमारा ऐसा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर होगी। रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टर वेट कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड एट अ डिक्रीज रेट। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
ये क्या है, द स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ रैपिड रेट। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये तो अपोजिट होता है। स्टार्टिंग में तो रेट बढ़ती है लेकिन बाद में नहीं बढ़ती उस रेट से। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्मली बढ़ जाती है, डिक्रीज भी नहीं होती। दोनों क्या है, गलत है। इसके बाद यूनिफॉर्म रेट थ्रू इट्स सेट, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता। स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में तो गेन होती है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग गेन होती है, फिर कुछ टाइम बाद स्टिल क्या होती है, वहाँ पर वो डिक्रीज नहीं होती। याद रखिए, डिक्रीज नहीं होती, एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज इसका आंसर, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ। क्या होता है, रेट ऑफ गेन स्टार्टिंग में गेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो जो हमारा ग्राफ होता है सीधा हो जाता है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, जो उसका सीमेंट होता है, पहले उसकी स्टार्टिंग के दिनों में रैपिडली स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होती है, स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टिल पॉइंट पर आ जाती है, अपना बिल्कुल जो रेट होता है उसी रेट पर बढ़ना स्टार्ट होती है, डिक्रीज नहीं होती वो। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी ये वाला क्वेश्चन के लिए हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारा क्या है। 7 देख लिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, यही हम मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देख पाते जल्दी से। तो दोस्तों, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में छूट रहे हों, तो याद रखिए जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हों उनमें ये ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट जरूर सही होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है कि जो हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। हायर वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर। तो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। जब भी अनएक्सपेक्टेड मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट जरूर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या है, हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ सैंड। हायर वर्केबिलिटी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें मोन जो हमारा लीन होता है वो हमारा मॉइस्चराइज हो जाता है, पूरा पेस्ट जो होता है, लेकिन उसकी मोर वर्केबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमारा कॉम्प्लेक्ट जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं उनको कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट शो करता है, किसकी वजह से, मोर, जब हम उसको प्लेसिंग करना चाहते हैं मोर वर्केबल होने के कारण। तो ये बिल्कुल सही बात है, डिफिशियंसी ऑफ सैंड उसकी हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, डिफिशियंसी मतलब कम हो जाना। उसके बाद क्या है, इफ़ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई द स्लम्प इज जीरो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या होगा, जब भी हमारा कंक्रीट स्लम्प ड्राई है तो वो बिल्कुल उसकी वर्केबिलिटी उसमें होगी ही नहीं ड्राई में, तो उसकी स्लम्प क्या होगा, जीरो हो जाएगा। स्लम्प किस तरीके का होता है, हमारा स्लम्प कौन, फ्रस्ट्रम फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके का। ये भी एक क्वेश्चन है जो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का क्या कहता है, द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम्प शुड मोल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मोल्ड आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। तो ये जो हमारा मोल्ड होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, सभी को पता होनी चाहिए। हाइट कितनी होती है उसकी, 30 सेंटीमीटर। उसका टॉप डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, और बॉटम डायमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको सभी को याद होना चाहिए। जर्नल क्वेश्चन है सिविल इंजीनियर के, बहुत ही। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, क्या कह रहा है, टॉप डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, स्लम्प-कोन टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, स्लम्प-कोन टेस्ट हम यूज़ करते हैं हमारा जो वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम स्लम्प-कोन टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो दोस्तों, सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर अ वर्केबल कंक्रीट। बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। सेग्रीगेशन से जो हमारा कंक्रीट होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं, कंसिस्टेंटी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं करती, मतलब वो करती है, कंसिस्टेंसी जो होती है अफेक्ट करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कितना कंसिस्टेंट है हमारा पेस्ट अपने ऊपर। ये क्या है, इफ़ द स्लम्प इंक्रीज वर्केबिलिटी डिक्रीज। स्लम्प इंक्रीज होने का मतलब वर्केबिलिटी डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये क्या होगा, इफ़ द स्लम्प इंक्रीज, स्लम्प की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होती है, वर्केबिलिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल नहीं होती। स्लम्प की वैल्यू जितनी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उसका मतलब क्या होगा, उसमें स्लम्प की वैल्यू जीरो मतलब क्या है, वर्केबिलिटी जीरो। स्लम्प की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब हमारा कंक्रीट क्या है, वर्केबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा
ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नन ऑफ दीज, कोई भी इनमें से नहीं है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या है सोइल मैकेनिक्स के लेक्चर में एसएससी के लिए देता हूं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने और भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दिया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M50 मीन्स दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 50 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज। तो दोस्तों क्वेश्चन से ये क्या बनता है, M15 का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो M होता है ये क्या करता है दोस्तों, सभी को पता होगा, मिक्स बताता है। और ये 150 क्या है, 150 होती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ एट अ 28 डेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पता होगी। और जब भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है किस पे होता है, 50 सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है उस पर होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। आपका कोई भी फीडबैक हो दोस्तों आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और गाइज स्टे होम एंड स्टे सेफ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।